गांव चिरवन उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली, नदी सुषमा बहती थी और अक्सर लोग खेती बाड़ी करते थे। उस वर्ष लगातार कई महीने बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे। लोग चिंतित थे। जब आखिरकार पहली सावन की बूंदें आईं, तो पूरी धरती पर जैसे जीवन लौट आया। मिट्टी की खुशबू, पत्तों पर तप तप करती बूंदें, ठंडी हवाएं, सब कुछ मिलकर एक नई उम्मीद जगाते थे। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे एक-एक बूंद ने सूखे खेतों को फिर से सजाया। राकेश गांव का युवक खेती करता है, मेहनती, सरल विचारों वाला। गौरी राकेश की छोटी बहन, मासूम, चंचल, अक्सर प्रकृति से जुड़ी बातें करती रहती है। बूढ़ा धीरेन्द्र गांव का वरिष्ठ किसान, अनुभव से भरा, लगभग सभी को उपदेश देता रहता है। जब बारिश शुरू हुई तो गांव में एक तरह की हलचल हुई। खेतों में काम करने वाले लोग तन सौतेरे मौसम से राहत महसूस कर रहे थे। राकेश अपने खेत की ओर चला, जहां पहले सूखे चने के पौधे उपेक्षित पड़े थे। बारिश की बूंदों ने उन्हें नया जीवन दिया। गौरी खेत के किनारे खड़ी हंसते हंसते देखो भैया, पानी कितना साफ है। कैसे एक एक बूंद घूमकर आज खुशी दे रही है। बारिश सिर्फ पानी नहीं, यह आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को लेने के लिए हमें ताली बजानी चाहिए। मालती ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आज बारिश आई है, चलो सब मिलकर मंदिर के सामने खड़े हों, धन्यवाद दें। लेकिन सुख केवल बाहरी रूप से नहीं था। बूढ़ा धीरेन्द्र ने देखा कि उस शाम गांव में छोटे छोटे दीप जलाए गए, मिठाई बांटी गई और बच्चों को कहानी सुनाई गई, बारिश और सहयोग। लेकिन सुख केवल बाहरी रूप से नहीं था। बूढ़ा धीरेन्द्र ने देखा कि कुछ किसान बारिश को सिर्फ वरदान मान रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया था। खेत में जुताई, नालियों की सफाई, बीज पौधे की देखभाल। बारिश आती है तो खुशी होती है, लेकिन अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो यही बारिश बदहाल कर देगी। धीरेन्द्र ने कहा, पिछले साल की तरह जब अचानक बारिश आई थी, कई खेत जलमग्न हो गए थे क्योंकि पानी नाले से नहीं निकल पाया था। राकेश ने सोचा, यानी क्या मैं इस बार पूरी तैयारी कर चुका हूँ? उसने देखा कि नालियां घास झाड़ से भरी पड़ी थी। खेत की सतह कुछ ऊंची नीची थी। उसने तय किया कि बारिश को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए उसे खुद कुछ करना होगा, न कि केवल पानी आने का इंतजार करना। बारिश का पहला उत्सव शांतिपूर्ण था, परंतु कुछ दिनों बाद बारिश तेज हुई। बादल घिरे, गड़गड़ाहट हुई और अचानक बहुत ही ज्यादा पानी गिरने लगा। खेत में पानी भर गया, पौधे झुक गए, जान माल को खतरा दिखने लगा। राकेश ने देखा कि उसकी नाली से पानी ठीक तरह नहीं निकल रहा। यह देखकर उसने तुरंत काम करना शुरू किया। मगर गांव के कुछ लोग जो बाहर बड़े खेतों में काम कर रहे थे, लौटकर आने लगे और कहने लगे, इतनी बारिश, हमने सोचा था कि वरदान है, अब तो सब तहस नहस हो गया। लगे गौरी डर गई थी। भैया, कहीं हमारा खेत बह न जाए। हमें तैयारी नहीं थी, इसलिए परेशानी हो रही है। बूढ़ा धीरेन्द्र ने बीच में आकर कहा, देखो बच्चों, यही बारिश हमें सिखाती है, जो तैयार रहेगा वही सफल होगा। वरदान खुद ब खुद नहीं बन जाता। राकेश ने तुरंत गांव के दूसरों को जुटाया। उन्होंने मिलकर खेतों में नालियां साफ की, जल निकासी के मार्ग बनाए। गांव के बच्चों ने मदद की। उन्हें पानी हटाने में हाथ बंटाने का काम मिला। मालती ने चाय पानी कराया। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो बारिश बुराई नहीं, वरदान बन जाएगी। कुछ समय बाद बारिश थोड़ी कम हुई, पानी निकलने लगा।
पौधे फिर सीधा होने लगे। हल्की रोशनी में कदम बढ़ते दिखने लगे। गांव वालों ने समझा कि प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो समस्या भी हो सकती है। जब पानी नियंत्रण में आ गया, बारिश फिर से मधुर होकर आई। बूंदें धीरे धीरे बरसने लगी। जहां तहां इंद्रधनुष छिटकने लगा। खेतों में हरी हरियाली लौट आई। चने मूंग के पौधे फिर खिले, धान की पौधे फिर खिले, धान की पौधे हिलने लगी। गांव में खुशी की लहर। देखो भैया, पानी कितना साफ है। कैसे एक एक बूंद घूमकर आज खुशी दे रही है। हाँ गौरी, और ये खुशी इसलिए है क्योंकि हमने मेहनत की, इंतजार नहीं किया। बूढ़ा धीरेन्द्र मुस्कुराया और बोल पड़ा। प्रकृति हमें सिखाती है, बारिश भी जीवनदायिनी है, लेकिन इसे अपनाने का तरीका हम पर निर्भर करता है। गांव में 2-3 किसान ऐसे भी थे जो बारिश को सिर्फ मुफ्त पानी मानकर बैठे रहे। उन्होंने खेत तैयार नहीं किया, न नालियों की सफाई की, न पौधों का ध्यान रखा। जब बारिश आई, उनका खेत सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वे निराश होकर कहने लगे, हमें तो बस बारिश चाहिए थी, वह आ गई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अगर तुम सिर्फ वरदान का इंतजार करोगे और मेहनत नहीं करोगे तो वही वरदान कहर बन जाएगा। ऐसी योजनाओं से गांव में एक गलत फहमी खत्म हुई कि बारिश बस गिरने वाली चीज है। अब इसे समझने लगा कि यह एक चक्र है जिसमें तैयार। धनौरीपुर एक सामान्य गांव था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। परंतु इस साल की ठंड ने सब कुछ बदल दिया। दिसंबर के मध्य में ही पारा 2 डिग्री तक पहुंच चुका था। गांव के लोग ठिठुरते हुए खेतों में काम करते, बच्चे स्कूल जाते वक्त कांपते रहते, और बूढ़े तो अलाव के बिना घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति रामू रहता था। उम्र 75 साल, शरीर कमजोर और घर की हालत जर्जर। उसकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और उसके बच्चे शहर जाकर बस चुके थे। रामू अकेलेपन में जीवन बिता रहा था। रामू के पास न ढंग के कपड़े थे न कोई कंबल। जब रातें और ठंडी होने लगी तो रामू ने खेतों से सूखी लकड़ियां बटोरकर अलाव जलाने की कोशिश की, परंतु रोज ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। गांव के प्रधान विजय सिंह ने पंचायत बुलाई। भाइयों और बहनों, इस साल की ठंड बहुत भयानक है। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। खासकर गरीबों, बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। प्रधान जी, सरकार से कोई मदद मिल रही है क्या? मैंने तहसील में आवेदन दे दिया है, लेकिन जब तक वहां से कुछ आता है हमें खुद ही कुछ करना होगा। रामू चाचा की हालत बहुत खराब है। कल रात उनकी झोपड़ी से धुआं नहीं निकला। शायद लकड़ी ही नहीं थी उनके पास। सब लोग चुप हो गए। तभी गांव के स्कूल में पढ़ाने वाला युवक मनीष खड़ा हुआ। हम सभी के पास एक एक पुराना कंबल, एक एक पुरानी जैकेट जरूर होगी। क्यों ना हम सब मिलकर दान करें और जिनके पास ज्यादा हो वो गरीबों के लिए भोजन भी दे। लोगों को विचार अच्छा लगा, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई। अगले दिन मनीष गांव-गांव घूमने लगा। वह हर घर में जाकर कहता, भाई साहब,
आपके पास जो भी अतिरिक्त कंबल, स्वेटर या गर्म कपड़े हैं, वो हमें दे दीजिए। हम उन्हें रामू चाचा और दूसरे जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे। कुछ लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया तो कुछ ने बहाने बना दिए। भैया, अभी तो हमारे बच्चे भी कांपते हैं। हमारे पास तो खुद ही मुश्किल से। भाई साहब, आपके पास जो भी अतिरिक्त कंबल, स्वेटर या गर्म कपड़े हैं, वो हमें दे दीजिए। हम उन्हें रामू चाचा और दूसरे जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे। लेकिन फिर भी मनीष ने लगभग 30 परिवारों से कुछ न कुछ इकट्ठा कर लिया। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें गांव की बच्चियां और कुछ युवा शामिल हुए। वह एक छोटी सी सूची बनाता, किस घर में कौन जरूरतमंद है, कितने कंबल चाहिए, किसे अलाव के लिए लकड़ी नहीं मिल रही और किसके पास खाना नहीं है। एक रात बहुत ठंडी थी। पारा -1 डिग्री तक गिर गया। रामू की हालत बहुत खराब हो गई। वह लकड़ी नहीं जुटा पाया था और कंबल भी बहुत हल्का था। कंपी के बीच वह बिस्तर पर लेटे लेटे बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, अब तो लगता है जीवन की अंतिम घड़ी आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मनीष और 2 अन्य लड़के खड़े थे। रामू चाचा, हम आपके लिए गर्म कंबल और थोड़ा खाना लाए हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तुम नहीं आते तो शायद सुबह मैं न होता। मनीष ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाचा, जब तक हम हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस घटना के बाद मनीष और उसकी टीम ने पूरे गांव में सर्दी राहत अभियान चलाया। उन्होंने हर जरूरतमंद को कंबल बांटे। गांव में 4 जगहों पर सामूहिक अलाव की व्यवस्था करवाई। स्कूल में रात के समय बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए एक छोटा राहत शिविर शुरू किया। गांव के लोगों को आपस में जोड़ा और उनमें सहयोग की भावना पैदा की। धीरे धीरे यह मुहिम एक आंदोलन बन गई। मनीष का नाम हर जगह लिया जाने लगा। जिला प्रशासन को धनौरीपुर की इस मुहिम के बारे में पता चला तो एसडीएम खुद गांव आए। उन्होंने राहत केंद्र का निरीक्षण किया और मनीष की टीम की प्रशंसा की। आपने तो हमें सिखा दिया कि सरकारी सहायता से पहले अगर समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी आपदा बड़ी नहीं होती। सरकार ने गांव को विशेष सहायता भेजी और मनीष को जन सेवा रत्न सम्मान से नवाजा गया। सर्दियां खत्म हो चुकी थीं। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन स्कूल में मनीष बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी रामू चाचा वहां आए। बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे चुपचाप सुनने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार की ठंड ने मुझे तोड़ दिया था। अगर मनीष और उसके साथियों ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं शायद अब जिंदा न होता। पर इस ठंड ने मुझे एक बात सिखा दी, इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी ताकत होती है। बेटा बेटी, जब भी किसी को जरूरत में देखो, मदद करो। भले तुम्हारे पास ज्यादा न हो, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बच्चों ने तालियां बजाईं और रामू चाचा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति का कहर कभी भी किसी पर आ सकता है, चाहे वह ठंड हो, बाढ़ हो या भूकंप। लेकिन अगर समाज के लोग एकजुट हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, बर्फपुर। हर साल यहाँ सर्दियाँ अपने पूरे जोश में आती थीं। लेकिन इस साल मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। हवा में ऐसी करारी ठंड थी कि सांस भी धुआं बनकर निकलती थी। पेड़ों की डालियाँ सफेद बर्फ से ढकी हुई थीं और नदी के किनारे जमी परतें शीशे की तरह चमक रही थीं। गांव के लोग कहते थे,
इस बार ठंड का कहर पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। इसी गांव में रहता था राघव, 14 साल का एक होशियार और दयालु लड़का। गरीब परिवार से था। पिता लकड़ी का काम करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कई लोग बीमार पड़ने लगे थे और स्कूल भी कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। पर राघव हर सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां इकट्ठी करता ताकि घर में जलाने के लिए कुछ मिल। एक दिन सुबह सुबह राघव लकड़ियां लेने जंगल की तरफ जा रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि राघव को ठंड लग रही थी कि उसका चेहरा सुन्न हो गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा सड़क किनारे बैठे कांप रहे थे। उनके कपड़े इतने पतले थे कि ठंड सीधे शरीर में लग रही थी। राघव ने पास जाकर पूछा, बाबा बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? बेटा, मेरा कोई नहीं है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, रात भर यहीं पड़ा रहा। ठंड बहुत है, चल भी नहीं पा रहा। राघव का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमर से बंधा छोटा सा शाल खोलकर बाबा के कंधों पर डाल दिया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम ठंड से कैसे बचोगे? मैं संभाल लूंगा बाबा, आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चल। राघव बाबा को सहारा देकर अपने घर ले आया। माँ ने तुरंत आग जला दी और बाबा को गर्म सूप पिलाया। कुछ ही देर में उनकी हालत बेहतर होने लगी। पर गांव वालों को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ लोग घर के बाहर जमा हो गए और कहने लगे, ये बूढ़ा कौन है? कहीं ये चोर न हो? अजनबी लोगों को ऐसे घर लाना ठीक नहीं। राघव बाहर आया और बोला, इनकी हालत बहुत खराब थी। अगर इन्हें छोड़ देता तो ठंड में मर जाते। अपने घर 3 का ख्याल रखना ही बड़ा काम है। दुनिया भर की जिम्मेदारी मत उठाओ। राघव की माँ भी सबके सामने खड़ी हो। अगर इंसानियत निभाने से कोई मुसीबत आती है तो वह मुसीबत भी हमें मंजूर है। उस रात ठंड और बढ़ गई। हवा चीखों की तरह गूंज रही थी। कई घरों की आग बुझ गई और लोग ठिठुरने लगे। कुछ दिन बाद बाबा ने रात को राघव से कहा, बेटा, याद रखो, ठंड का असली कहर इंसान के शरीर पर नहीं, उसके दिल पर पड़ता है। जब दिल डर या स्वार्थ से जम जाता है तब इंसानियत मर जाती है। पर जब कोई एक इंसान दया दिखाता है तो उस दया की गर्माहट पूरी दुनिया को गरमा सकती है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई ठंड हम पर हावी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। उसका भविष्य, उसकी किस्मत और उसका मान सम्मान सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर करता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गांव का साधारण किसान और उसके बेटे कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और कैसे बुरे कर्म करने वाले लोग अंत में अपने ही जाल में फंस जाते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में सरसों, गेहूं और धान की लहराती फसलें गांव की सुंदरता को बढ़ा देती थीं। गांव में रहते थे रामलाल, जो एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान थे। उनके साथ उनका बेटा मोहन और पत्नी वाज सावित्री रहती थी। रामलाल का जीवन सिद्धांत था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान न्याय करता है। मोहन उत्सुक होकर, बाबा, आप दिन रात मेहनत करते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है जितनी ठाकुर साहब या पटेल जी के पास है। रामलाल मुस्कुराकर, बेटा,
सुख शांति बड़ी जमीन से नहीं मिलती। जो मेहनत ईमानदारी से करते हैं वही जीवन का असली आनंद पाते हैं। ठगी या लालच से जो कमाया जाता है वह टिकता नहीं। मतलब कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ बेटा, यही सच्चाई है। कर्म ही भाग्य बनाता है। गांव में ही रहते थे ठाकुर भीम सिंह। वे अमीर जमींदार थे, लेकिन उनके अंदर लालच और अभिमान भरा था। गरीब किसानों की जमीन हड़पना और लोगों को कर्ज में फंसाना उनका रोज का काम था। एक दिन ठाकुर ने देखा कि रामलाल की खेत की फसल बहुत अच्छी है। देखो जीरा, इस बार तो रामलाल की फसल सबसे बढ़िया हुई है। अगर ये सब अनाज बेच देगा तो थोड़ा नाम कमा लेगा गांव में। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कुछ करना होगा। मालिक, क्यों ना हम उसे कर्ज में फंसा दें? उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसकी जमीन हमारे हवाले हो जाएगी। वाह जीरा, यही तो दिमाग है। गरीब मेहनत करें और अमीर उसका फल खाएं, यही तो नियम है। लेकिन ठाकुर ये भूल रहे थे कि प्रकृति का एक और नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस साल गांव में अचानक तेज तूफान और ओलावृष्टि हो गई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की भी आधी फसल नष्ट हो गई। बाबा, मेहनत तो हमने पूरी की थी, लेकिन मौसम ने सब बिगाड़ दिया। अब क्या होगा? बेटा, यही तो जीवन की परीक्षा है। हमें कर्म करते रहना है, हार नहीं माननी। इसी बीच ठाकुर भीम सिंह ने मौका देखा और रामलाल को कर्ज देने की बात की। रामलाल, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं मदद कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम करना होगा। नहीं ठाकुर साहब, हम भूखे रह लेंगे लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ठाकुर क्रोधित होकर चला गया, लेकिन मन में बदले की आग लिए। रामलाल ने हार नहीं मानी। वे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए और साथ ही मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज चुकाए और फिर से खेती शुरू की। मोहन भी बड़ा होकर पढ़ाई में आगे बढ़ा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह शहर में एक सरकारी नौकरी पाने में सफल हुआ। एक दिन गांव में पंचायत लगी। ठाकुर के अत्याचार और धोखाधड़ी की सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। ठाकुर जी, अब बहुत हो गया। आपने सबको सताया, उनकी जमीनें छीनी, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पंचायत का फैसला है कि आपकी गलत जमीनें किसानों को लौट आई जाए। ठाकुर के बुरे कर्मों का फल उसे यहीं मिल गया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मोहन ने अपने पिता की बातें जीवन भर याद रखीं। उसने गांव के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षा के कारण धोखा ना खा सके। एक दिन मोहन ने पिता से पूछा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। ठाकुर जैसे लोग चाहे कितना भी धन क्यों ना बटोर लें, लेकिन अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सही कहा बेटा, यही जीवन का नियम है। कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना। निष्कर्ष, ठाकुर के बुरे कर्मों का फल उसे अपमान और तिरस्कार के रूप में मिला, जबकि रामलाल की ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें सम्मान और सुख दिया। नैतिक शिक्षा। कर्म ही भाग्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। मानव जीवन में प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं और हमें परखती हैं। बारिश कभी तो जीवनदायिनी होती है, लेकिन जब वही बारिश अपना रूप बदल लेती है तो विनाश भी मचा सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां बारिश का कहर लोगों की परीक्षा लेता है और अंत में उन्हें जीवन का एक बड़ा सबक सिखा जाता है।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग सादगी से जीवन जीते थे। गांव के चारों ओर हरियाली, खेत, तालाब और छोटे छोटे घर थे। गांव का प्रधान रामलाल ईमानदार और नेकदिल इंसान था। गांव में उसका बड़ा सम्मान था। गांव के कुछ प्रमुख लोग थे, रामलाल प्रधान, सुरेश, किसान थोड़ा स्वार्थी, गीता स्कूल की अध्यापिका, समझदार और दयालु, रवि गांव का युवा, मददगार और साहसी, बुजुर्ग दादाजी गांव के सबसे बड़े, जिन्हें सब सम्मान देते थे। सावन का महीना था, काली घटाएं घिराई, बच्चे तालाब में नहाते, औरतें बारिश में गीत गाती। सब खुश थे कि इस साल फसल अच्छी होगी। एक दिन गीता ने स्कूल में बच्चों से कहा, बच्चों, बारिश भगवान का वरदान है, लेकिन अगर हम लापरवाह हों तो यही बारिश मुसीबत भी बन सकती है। वी हंसते हुए, मैडम, बारिश से भला मुसीबत कैसे आएगी? देखिए ना, सब कितने खुश हैं। बेटा, अगर पानी ज्यादा हो गया, नदी उफान पर आ गई तो बाढ़ आ सकती है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन जल्दी ही भूल भी गए। कुछ दिनों तक बारिश हल्की हल्की होती रही। फिर अचानक बादल फटने जैसे हालात बने। दिन रात मूसलाधार बारिश होने लगी। नदियां उफान पर थीं, तालाब लबालब भर गए। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। सुरेश चिंतित होकर, ये कैसी बारिश है? फसल तो बर्बाद हो जाएगी। रामलाल, सुरेश, भगवान पर भरोसा रखो, हम सब मिलकर हालात संभाल लेंगे। दादाजी, बेटा, मैंने अपनी उम्र में ऐसी बारिश सिर्फ 2 बार देखी है। ये अच्छा संकेत नहीं है। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। गांव की गलियां नदी जैसी दिखने लगी। लोगों के घरों में पानी भरने लगा। खेत डूब गए। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर गया। दोस्तों, हालात बिगड़ रहे हैं। हमें नाव और रस्सियों का इंतजाम करना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? गांव वाले तो अभी भी सोच रहे हैं कि बारिश रुक जाएगी। नहीं, अगर हम इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें खुद ही तैयारी करनी होगी। चौथे दिन नदी का पानी गांव में घुस आया। लोग घबराकर अपने अपने घरों से निकलने लगे। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे। एक घर में खाए गीता अपनी बीमार माँ को बचाने की कोशिश कर रही। गीता घबराकर, हे भगवान, मैं इन्हें कैसे सुरक्षित ले जाऊं? उसी वक्त रवि आया। गीता दीदी, आप चिंता मत कीजिए। मैं और मेरे दोस्त आपकी माँ को सुरक्षित जगह ले चलेंगे। गांव के मंदिर के ऊंचे चबूतरे को लोगों ने सुरक्षित जगह मानकर शरण ली। रवि और उसके दोस्त लगातार नाव से लोगों को बचाकर वहां पहुंचा रहे थे। गांव के कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी भी निकले। ये मेरा अनाज है, मैं इसे यूं ही किसी को नहीं दूंगा। सुरेश, आज वक्त मदद का है, स्वार्थ का नहीं। याद रखो, आपदा में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बारिश 5वें दिन जाकर थमी, लेकिन गांव तबाह हो चुका था। घरों की दीवारें गिर गईं, खेत उजड़ गए। लोग निराश और भूखे प्यासे थे। तभी रवि और गीता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के युवाओं के साथ राहत कार्य शुरू किया। टूटे घरों को अस्थायी रूप से बांस और तिरपाल से ढका, बीमार लोगों को दवाई, बच्चों और औरतों को सुरक्षित स्थान पर रखना। गीता लोगों से,
अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस बर्बादी को जीत लेंगे। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। लोगों में फिर से हिम्मत लौट आई। एक हफ्ते बाद सरकारी सहायता टीम गांव पहुंची। उन्होंने नाव, खाना और दवाइयां बांटी। गांव वाले समझ गए कि स्वार्थ और लालच मुश्किल में किसी काम नहीं आते। सिर्फ एकता और इंसानियतन ही असली ताकत है। सुरेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत बड़ी भूल की। जब सब भूखे थे मैंने अनाज छिपाया। मुझे माफ कर दो। सुरेश, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीख लेना ही असली जीत है। अब आगे से तुम भी गांव की भलाई के लिए काम करना। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया। लोग और मजबूत बनकर उभरे। अब गांव वाले बरसात आने से पहले तैयारी करने लगे। तटबंध बनाना, अनाज का साझा भंडार तैयार करना, नाव और रस्सियों की व्यवस्था रखना। दादाजी ने कहा, बेटा, बारिश का कहर हमें ये सिखा गया कि प्रकृति के सामने इंसान छोटा है, लेकिन अगर हम आपस में मिलकर रहें तो हर आपदा को जीत सकते हैं।